It's a wonder. I haven't abandoned all my ideals. They seem too absurd and impractical, yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart. तो जो लोग क्लास 9th में हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक दी है, आप जाइए उसे चेकआउट करिए, डाउनलोड करिए और या तो किसी और डिवाइस पे उसे ओपन करके रखिए या स्प्लिट स्क्रीन करिए या प्रिंट करिए, जो भी करिए, बस मैं जब पढ़ाऊं तो वो सामने रहना चाहिए। और जो लोग क्लास 9th में नहीं भी हैं वो लोग भी वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये स्टोरी इतनी खतरनाक है, इतनी मस्त है कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपकी आइडियोलॉजीज तक हिला सकती है ये स्टोरी। तो बस शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 में मेनली 2 टीम्स थी। एक तरफ थी एलाइज पावर जिसमें थे इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस और यूएस, और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर जिसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन किंगडम। वॉर हुई और एलाइज वाली टीम जीत गई। उसके बाद वहां जर्मनी के इंपीरियल किंग ने अपनी क्राउन को छोड़ दिया और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब मिलके बनाई एक नेशनल असेंबली जिसका नाम पड़ा वीमर रिपब्लिक। पर वहां के लोगों का उनको सपोर्ट नहीं मिला। ऐसा क्यों? कुछ डिफेक्ट्स थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और भी बहुत कारण थे, पर जो मेन कारण था वो था द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ये ट्रीटी साइन की थी वीमर रिपब्लिक ने और एक्चुअली उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। तो इस ट्रीटी के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिनके वजह से हिटलर बनना स्टार्ट हुआ। इस ट्रीटी के तहत जर्मन की सारी कॉलोनीज सीज हो गई, 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन चली गई, 13% ऑफ द लैंड चला गया और 25% आयरन और 26% कोल भी चला गया। जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया और वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड देने का जुर्माना दिया गया। बस कर। बाद जर्मनी में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। एक तरफ थी वेमर रिपब्लिक और दूसरी तरफ थी एक पार्टी जो बोल्शेविक पैटर्न पे काम करती थी जिसका नाम था स्पैटेसिस्ट लीग। अब अगर इकोनॉमी की तरफ देखें तो इकोनॉमी की हालत काफी खराब थी। 1923 तक जर्मनी ने कंपनसेशन दिया, पर उसके बाद उन्होंने बोला भैया हमसे ना हो पाएगा, अब तुम लोग देख लो। तो उस चक्कर में फ्रांस ने उनका और एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। वहाँ की बहुत अक्लमंद गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि चलो और पैसा छापते हैं और उन लोगों को पैसा दे देंगे, पर इन लोगों ने उतना पैसा छाप दिया कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की हालत हो गई। इतना सब देख के यूएस को जर्मनी पे दया आ गई और उसने थोड़ा उसकी जर्मनी की मदद कर दी। यूएस की मदद के चलते जर्मनी की इकोनॉमी थोड़ी सुधरी थी, पर उसके बाद आया द ग्रेट डिप्रेशन और उसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी ऐसे गिरी कि मानो फ्री फॉल में हो। ऐसे कंडीशन में एक नॉर्मल सिटीजन क्या चाहेगा कि उसका जो गवर्नमेंट है वो उनके लिए कोई कदम उठाए, उनके लिए कुछ बोले, पर वीमर रिपब्लिक उस वक्त एकदम शांत थी। बस अब सबका गवर्नमेंट से मन उठ चुका था और डेमोक्रेसी से भी मन उठ चुका था और एक पावर का वैक्यूम बना और जिसको फिल किया हिटलर ने। भाई कुछ हिटलर के बारे में बताओ, डायरेक्ट उसे पावर दे दी यार, कुछ बैकग्राउंड कुछ तो होगा, कुछ तो बताओ। ओके, हिटलर बॉर्न हुए थे 1889 में ऑस्ट्रिया में और उनके पर्सनैलिटी के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो वो एक पैट्रियट थे, देशभक्त, हाँ वही, और वो रेशियल हायरार्की मानते थे। रेशियल हायरार्की एक कंसेप्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। तो उस कंसेप्ट के अंदर, उस आइडियोलॉजी के अंदर नॉर्डिक जर्मन आर्यन सबसे टॉप पे थे और ज्यूज, पॉलिश ये सब सबसे नीचे थे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 1919 में हिटलर ने जर्मन की आर्मी में पार्टिसिपेट किया और वो किसी तरह जिंदा बच गया। उसके बाद वो भी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह अपनी गवर्नमेंट से काफी परेशान थे। उसके बाद उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे उस पर पूरा कब्जा जमा लिया और यही पार्टी बाद में जाके बनी द नाजी पार्टी। 1923 में उन्होंने बवेरिया को सीज करने का प्लान बनाया, पर रास्ते में ही उन्हें पकड़ लिया गया और ट्रीजन या देशद्रोह के जुर्म में तकरीबन 1 साल की जेल हो गई। सही वो जेल में गए, उनकी अकल ठिकाने आ गई और उन्होंने 1928 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें उनकी पार्टी को 2.7% का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत रिप्रेजेंटेशन मिला। पर 1932 में वही 2.6% बढ़ के हो गया 37%। इतना कैसे बढ़ गया?
ग्रेट डिप्रेशन के वक्त नाजिज्म एक मास मूवमेंट बन चुका था, क्योंकि हिटलर संकट की घड़ी में एक स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर लीडर के रूप में सामने आए और उन्होंने अपने प्रोपेगेंडास और प्रोमिसेस के बलबूते पे अपनी पार्टी को सबसे टॉप पे ले गए। मैं इस सेक्शन को एक सेंटेंस में कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं, द क्राइसिस इन द सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिक्स gave the background to the rise of Hitler. हिंडनबर्ग को नाजीज के प्रोपेगेंडा जागे पसंद नहीं थे और एक बात मैं बताना भूल गया कि आर्टिकल 48 के तहत जर्मनी के प्रेसिडेंट को ये ताकत है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। अब 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट ने हिटलर को जर्मनी का चांसलरशिप दे दी, या कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर दे दी, क्योंकि उनको कॉमन पीपल का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था। अब हिटलर ने बोला तुम लोग की ऐसी की तैसी अभी, और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी को डिसमेंटल करने लगे। इस दौरान नाजीज ने जर्मन पार्लियामेंट में आग लगवा दी और दूसरे लीडर्स को सस्पेक्शन के चार्ज में अरेस्ट करवा दिया। फिर 28 फेब को प्रेसिडेंट से कह के इमरजेंसी लागू करवा दी और अब सबके सिविल राइट्स जा चुके थे। तो उसने दिमाग लगाया और कंसंट्रेशन कैंप्स बनाना शुरू किया, और जिसमें जो उनकी मेजर पॉलिटिकल थ्रेट्स थे उन सबको जाके उसमें एग्जीक्यूट करवा दिया। के बाद 3 मार्च 1933 को हिटलर ने एनेबलिंग एक्ट लागू करवाया, जिसके तहत वो बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के कोई भी एक्ट लागू कर सकते थे। और प्रेसिडेंट के डेथ के बाद हिटलर ने अपने आप को नया प्रेसिडेंट बताया और जर्मनी बना एक डिक्टेटरशिप। हाँ, नॉर्मल लोग को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई, पर हिटलर को ये बात पहले से पता थी कि लोग गुस्सा होंगे, तो उन लोग को कंट्रोल करने के लिए हिटलर ने कुछ आर्मी, कुछ पुलिस, सीक्रेट पुलिस बना के रखी थी, जिनने नॉर्मल पीपल की आवाज को सप्रेस कर दिया। जो आवाज उठाता था वो अब आया छोरा असली रंग में। अब आपको पता है हिटलर देशभक्त तो था, तो उसे जर्मनी को टॉप पे लाना था, और टॉप पे लाने के लिए फैक्टर मेजर होते हैं, एक पॉलिटिक्स और दूसरा इकोनॉमी। तो उसने इकोनॉमी का जिम्मा दिया हजेल्मर स्कॉट को, सॉरी अगर नाम गलत प्रोनाउंस हुआ, यहाँ पे क्लिक कर जाएगा नाम। और दूसरी तरफ हिटलर ने पॉलिटिक्स में तूफान मचाना शुरू किया। सबसे पहले वो लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाल दिया, फिर 1936 में राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया, फिर 1938 में ऑस्ट्रिया और दूसरी जर्मन स्पीकिंग जगहों को अपने जर्मनी में इंटीग्रेट कर दिया। अब आप इस मोमेंट पे सोच रहे होंगे कि बाकी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस ये सब क्यों होने दे रहे थे, तो उन्हें भी ऐसा लगना शुरू हो गया था कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस काफी हार्श ट्रीटी थी, तो उन लोगों ने सोचा अरे बच्चा है यार, थोड़ा उछल कूद कर रहा है, करने तो क्या उखाड़ लेगा। तो जर्मनी काफी एक्सपैंड कर चुका था, पर हिटलर का इससे पेट नहीं भरा, तो वो और एक्सपैंड करना चाहता था। उसने इकोनॉमिस्ट से बोला कि अगर हम लोग को और रिसोर्सेज चाहिए तो हम लोग को और एक्सपैंड करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग को करने पड़ेगी वॉर। इस मोमेंट पे हजेल्मर स्कॉट ने उसको रोकने की कोशिश की, हिटलर को रोकने की कोशिश की, पर हिटलर ने बोला, अब आपको पता है हिटलर संघी था, तो उसने सितंबर 1939 में पोलैंड पे अटैक कर दिया, और फिर शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का खेल। जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, पर पहले से पोलैंड को इस बात का शक था, तो उसने फ्रांस और इंग्लैंड से पहले से ट्रीटी करके रखी थी। मतलब टिंगू फंसा तो चंगू मंगू कूद पड़े। एग्जैक्टली वहां जर्मनी ने भी इटली और जापान से पैक कर ली। अब इतने वॉर के चक्कर में जर्मनी के रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो सनकी ने सोवियत यूनियन पे अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन पे ये तो हिस्टोरिक ब्लंडर कर दिया भाई। एग्जैक्टली तो सोवियत यूनियन तो बहुत बड़ा है, आपको पता है, और उस वक्त तो और बड़ा था, रशिया से भी काफी बड़ा था। तो उसने बोला बेटा और अंदर आओ, और अंदर आओ, और जैसे ही जर्मनी के काफी सारे सोल्जर्स उनके कंट्री के अंदर आए, उन्होंने पीछे से उन्हें दबोच लिया, और काफी सारी आर्मी को नुकसान हुआ उससे। अब आपको दिख रहा होगा वॉर 2 फ्रंट्स पे हो रही थी, एक तरफ थे बाकी अलाइज और एक तरफ थी सोवियत यूनियन। यहाँ से स्टार्ट हुआ द डाउनफॉल ऑफ हिटलर। अब इन सब झंझटों में यूएसए कूदना नहीं चाह रहा था, यूएसए हमेशा से समझदार था, पर जापान ने उसी वक्त पीछे से घूम के आके यूएसए के पील हार्बर पे अटैक कर दिया, और यूएसए ने बोला हम ईट का जवाब एटम बॉम्ब से देंगे, और यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए, और वहीं पे वॉर एंड हो गया। एंड नहीं हुई है, थोड़ा पीछे चलिए।
1933 में जब हिटलर ने एक्सपैंड करना स्टार्ट किया था, तब वो जिस जिस एरिया में एक्सपैंड करता था वहां पे अपने देश के अनवांटेड पीपल लाइक ज्यूज, पॉलिश और अदर अनवांटेड जर्मन्स को वहां पे शिफ्ट कर देता था, वहां पे घेटोजाइज कर देता था। ये काम चला 1938 तक। फिर 1939 में उसने वॉर के छाव में 60 लाख ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पॉलिश और 70,000 अनवांटेड जर्मन्स को मार दिया। और वो जिस तरह मारता था ना, इतना क्रूएल लगता था कि आप अगर उसकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। मतलब इस तरह मारता था कि समझ लीजिए एक गैस चैम्बर है, उसमें सब लोग को भर देगा और एक गैस निकाल देगा और सब मर जाएंगे, या तो कंसंट्रेटेड कैंप में सबको इकट्ठा करेगा और एक बार में काट देगा। इतना दर्दनाक वो टाइम था, इसलिए बहुत उसे खतरनाक माना जाता है और उसे ह्यूमैनिटी का खतरा माना जाता है। तो आप जानते हैं कि हिटलर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था, तो मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। पर इस बार अलाइज जर्मनी पे उतने हार्श नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह पिछली बार उनके हार्श होने पे एक हिटलर बना था, उस तरह इस बार भी कोई हिटलर बने। अलाइज ने बस 11 लीडिंग नाजीज को एग्जीक्यूट करवा दिया और एट द एंड हिटलर इन सब चीजों से डर के अपने आप को ऐसे बनने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। एग्जैक्टली बट तब से एग्जैक्टली बोल रहे। बट पहली बात, अगर कोई इंसान जोक से ऑफेंड हो गया हो तो सॉरी। दूसरी बात, आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि जो फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें जो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई वो विथ मोर डिटेल्स अच्छे से उसमें दी हुई हैं। तो अब इस वीडियो के बाद आप लोग एक बार उस नोट्स को पढ़ लीजिए अच्छे से, और अगर बीच में कभी और रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर लीजिए, और साथ में जब एग्जाम हो तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और नहीं तो फिर सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार बुक बहुत अच्छे से रीड करिए, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है उस बुक में। I will absolutely recommend the NCERT book। और तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको बस मेन स्टोरी पार्ट पे चैप्टर खत्म करवा दिया है, इतनी ही स्टोरी थी इस चैप्टर में, पर कुछ आइडियोलॉजीज, यूथ, वुमेन और काफी सारे सेक्शंस अभी बचे हुए हैं। तो ये सब आप चैप्टर रीड कर सकते हैं, या किसी और वीडियो देख सकते हैं, या अपने स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो बस ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए और एग्जाम में बोल दें तो था ही नहीं चैप्टर में। तो बस बचे हुए चैप्टर को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और चौथी बात, बस हो गया, भजन सुनाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे मैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो, और अगर आपको चैप्टर समझ आया और अगर आप इस क्लास में नहीं पढ़ते हैं तब भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोगों को इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी मजेदार स्टोरी पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।